हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं आपके अपने इस चहेते कार्यक्रम में, जिसमें आप भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानियां पढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने स्वतंत्रता दिवस मना लिया है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है और हम इस संघर्ष को यहाँ पर किताब के माध्यम से बता रहे हैं। ये वर्तमान संघर्ष नहीं, स्वतंत्रता पूर्व संघर्ष की चर्चा है। तो चलिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी में आज हम क्लास नंबर 26 में हैं और चैप्टर हमारा वही है, क्योंकि उसमें 3 आंदोलनों के ऊपर हमें चर्चा करनी थी। तो पहले हमने अवध के ऊपर, मालाबार के ऊपर जो मोपला विद्रोह था वो चर्चा कर ली है, और आज हमारी बारी जो है वो बारदोली सत्याग्रह की है। यानी आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बारदोली सत्याग्रह जो है, बारदोली सत्याग्रह। तो आज हम बारदोली सत्याग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे और बारदोली सत्याग्रह का संबंध किस प्रकार से सरदार पटेल जी से जुड़ता है, इसके ऊपर चर्चा रहेगी। इसके अलावा आखिर बारदोली ही सत्याग्रह का केंद्र क्यों बना, जो इस केंद्र के लिए जाना जा रहा है, मतलब इस आंदोलन के लिए जाना जा रहा है। इनकी क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं में आंदोलन के क्या क्या चरण रहे, सरदार पटेल जी का योगदान क्या रहा, क्या गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, हाँ या नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और ब्रिटिश सरकार के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उस सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सारी चीज़ों के ऊपर विस्तृत चर्चा रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे देता हूं। 19 अगस्त से बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। ये बैच सुबह 8 बजे रहेगा और इस बैच में प्रतिज्ञा 2.0 ये बैच है। और इस बैच में आपको प्रीलिम्स के बाद, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, अगर आप प्रीलिम्स पास कर ले जाएंगे, मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, तो आपकी फुल फी रिफंड हो सकती है, ठीक है। ये मतलब अगर आप चाहेंगे तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको 1 साल की जो वैलिडिटी है इसकी इंक्रीज कर दी जाएगी, 1 साल की वैलिडिटी इसकी बढ़ा दी जाएगी। और जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको एक सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा। और इस सिलेक्शन बॉक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 18 किताबों का सेट बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। 18 किताबों का सेट रहेगा और इस सेट में किताबों के अलावा जो अन्य पढ़ाई से संबंधित आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब कुछ, नक्शा वगैरह सब इसमें, नोटबुक वगैरह सब इसमें दिया जाएगा, पेन है, हाइलाइटर है, इत्यादि सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो एक बार जब आप इस बैच में एनरोल हो जाते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, खास तौर से आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी के लिए आपको पूरा बैच जो है बहुत ही खास तौर से डेडिकेटेड बैच है। हिंदी में भी आप ले सकते हैं इस बैच को, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, या फिर इंग्लिश में किसी एक भाषा में आप चयन कर सकते हैं। विरद लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मेरा कोड भी लिखा है, उसमें इस बैच का लिंक भी दिया गया है। तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए, कोड लगाइए। वहाँ पर पहले से दिए गए कोड को नहीं लगाना है, क्योंकि उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको फैकल्टी कोड पर ही मिलता है, तो आप मेरा फैकल्टी कोड यूज़ कर सकते हैं, जो है विरद लाइव। फ्लैट 30% इस समय डिस्काउंट चल रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं बारदोली सत्याग्रह की। बारदोली है कहाँ? बारदोली है सूरत में, जो सूरत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक तालुका है बारदोली। और जिस सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं, ये सत्याग्रह घटना है 1928 की, 1928 की ये घटना है, 1928 की घटना है। बहुत ही शानदार इसमें आपको योगदान दिखने वाला है राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का। और अभी तक आप लोगों ने नरम दल की एक अलग तरीके की भूमिका देखी है, और इस आंदोलन में एक उस जिस आंदोलन के लिए जाने जाते हैं नरम दल के लोग, उससे थोड़ा सा इतर यहाँ पर उनकी भूमिका देखने को आपको मिलेगी। तो आपको नरम दल का भी काफ़ी अच्छा परिवर्तन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गांधी जी का भी यहाँ पर इंटरफेयर है, किस प्रकार का है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और ब्रिटिशर्स की सोच क्या है तो जानने को मिलेगा ही। 1922 की बात है। देखिए 1928 में तो हम बारदोली सत्याग्रह को जोड़ लेंगे, लेकिन इसके तार जुड़ते हैं 1922 से। 1922 में आप सब लोगों को मालूम है, पीछे हमने आप लोगों को असहयोग आंदोलन गांधी जी का बताया था, जो चौरी चौरा घटना के कारण जिस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। आप सब लोगों ने वो आंदोलन पढ़ा है, आप सब लोगों ने उसमें बहुत अच्छे से रिस्पांस भी किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रिस्पांस किया था कि उन्होंने आंदोलन वापस लेके सही किया था या नहीं।
तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने उसमें लिखी थी, अप्रिशिएबल है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसी आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ कि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था, आपको याद दिला दूं, असहयोग जब आंदोलन उन्होंने चलाया था, तो उस असहयोग आंदोलन को चलते हुए काफी लंबा समय हो गया। गांधी जी ने टारगेट रखा था कि 1 साल में हमको स्वराज मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो चीज संभव नहीं हुई थी, सरकार जो है वो ढिठाई पर एकदम उतर आई थी। तो उस ढिठाई को खत्म करने के लिए गांधी जी ने जो है इसमें कहा कि परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने इसी असहयोग आंदोलन को अब सविनय अवज्ञा में कन्वर्ट करने की बात सोची थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा, इस बात की धमकी भी दी थी गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को। तो उसके लिए ये जो आंदोलन शुरू होना था, ये शुरू होना था इसी जगह से, यही बारदोली से। अब बात आती है कि ये बारदोली में जो असहयोग आंदोलन शुरू होना था, उसका नया रूप जो सविनय अवज्ञा शुरू होना था, वो आखिर इसी जगह से क्यों शुरू होना था? गांधी जी ने क्यों चुना था बारदोली को असहयोग आंदोलन के लिए? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहां से उन्होंने असहयोग आंदोलन भी चुना, बारदोली में कांग्रेस की मीटिंग हुई, वहां से उसमें परिवर्तन लाने की बात करी गई। तो ये सब परिवर्तन क्यों, इस पर डिस्कशन करेंगे। बहरहाल बारदोली एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ प्रमुख जो है वो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, जो कि प्रमुख तौर से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले सकते थे। तो इसमें कल्याण जी मेहता है, मेहता बंधु जैसे यहां पर लिखे हैं, तो इसमें कल्याण जी मेहता का नाम आता है, कल्याण जी मेहता, कुंवर मेहता, ठीक है, ये लोग हैं। इसके अलावा आप एक नाम और देख रहे हैं, दयाल जी देसाई। तो ये सब इसके प्रमुख एक्टिविस्ट हैं जो बारदोली से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम वहां पर किया हुआ था ऑलरेडी। मतलब जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है उससे भी 10 साल पहले अगर हम चलें बारदोली में, तो वहां पर वो अपने हक की लड़ाई में अपनी बात जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रख रहे हैं। इन लोगों ने मिल करके वहां पर मिल करके तमाम प्रकार के ऐसे कार्य जो शांतिपूर्वक हो सकते थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जैसे स्कूलों की, राष्ट्रीय स्कूलों का वहां पर गठन किया गया था, क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी, किसान सभाएं हुआ करती थीं, जन जागरूकता के अभियान हुआ करते थे। तो बहुत काफी अच्छे एक्टिविस्ट यहाँ पर थे। तो गांधी जी को ये बहुत अच्छा जगह समझ में आता है कि ये अगर यहाँ पर पहले से सारी चीजें मौजूद है, एक अनुकूल वातावरण जिसको कह सकते हैं आंदोलन के लिए, वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद था। तो इसीलिए गांधी जी ने बारदोली को वहां पर चुना। लेकिन आपको मालूम है कि जब चौरी चौरा कांड हुआ है ना, आप सब लोगों को मालूम है, चौरी चौरा जब कांड हुआ 1922 में, 1922 में, तो गांधी जी ने ये आंदोलन क्या कर लिया, आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने जब आंदोलन वापस ले लिया तो यही सारे लोग जो बारदोली के एक्टिविस्ट थे, जो इस आंदोलन में शामिल थे, वो इस आंदोलन के वापस लिए जाने की वजह से उनको जो है हताशा या निराशा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाद में ये लोग जो है गांधी जी के कहने पर ही रचनात्मक कार्य में जुड़ गए। रचनात्मक कार्य का मतलब क्या होता है? रचनात्मक कार्य का मतलब होता है कि ऐसे काम, देखो, एक तो आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे मैं कह दूं कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है स्वराज लाना, और स्वराज लाने के लिए हमें सरकार से मांग रखनी है। हमें भी मालूम है कि सरकार से आज हम मांग रखेंगे और कल वो मांग पूरी तो कर नहीं देगा, है ना। आज हम मांग रखेंगे तो क्या वो कल वो मांग पूरी कर देगा? ऐसा तो नहीं है। तो इसमें समय लगेगा निस्संदेह। तो उस समय तक हम क्या करें? ये आंदोलनकर्ता हर चीज का अंदाजा लगाया करते थे। इन्हें उम्मीद थी कि जैसे गांधी जी कहते हैं कि 1 साल के भीतर हमको स्वराज मिल जाएगा, मतलब फिर 1 साल तक हम क्या करेंगे? अब क्योंकि स्वराज में हमको क्या करना है, असहयोग आंदोलन में क्या करना है, ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना है। अब अगर हम ब्रिटिश सरकार से असहयोग करेंगे, अगर कोई नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, वो नौकरी का त्याग कर देगा, तो कैसे काम चलेगा? तो उसे किसी रचनात्मक कार्य से जुड़ना चाहिए। दूसरी बात है, समाज में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही एक ऐसे लोग नहीं हैं जो केवल अंग्रेज ही ऐसे नहीं हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं। तमाम प्रकार की दूसरी नीतियां कुरीतियां हैं जो हमारे देश की दुश्मन है। तो उस समय का उपयोग करके हम उस रचनात्मक दिशा में जा सकते हैं। जैसे किसी की नौकरी छूट गई है तो वो पंचायत में कार्य देखे, जो है स्कूल, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करे। तो अब नेशनल स्कूल्स खुलेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। इसके अलावा हमको ये भी ध्यान रखना है कि समाज में दूसरी कुप्रथाएं भी हैं, जैसे जाति है,
महिला और पुरुष में जो लैंगिक भेदभाव हैं वो व्यापित हैं। मतलब इस तरीके से बहुत सारी कुरीतियां जो हैं वो लगातार आपको देखने को मिलती हैं। तो रचनात्मक कार्यों में यही सब होता है। तो ये जो कार्यकर्ता थे, ये सारे लोग रचनात्मक कार्यों में जुट गए। अब गांधी जी ने बारदोली की एक खास रचनात्मक कार्यों में बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक तो समाज सुधार का कार्य होता है, समाज सुधार के अलावा जन जागरूकता ये प्रमुख विषय होता है। अगर हम देखें रचनात्मक कार्यों का, अपने हिसाब से आप अपना जो है स्वदेशी कपड़े बना रहे हैं, स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, स्वदेशी स्कूल्स का निर्माण कर रहे हैं, स्वदेशी अन्य इकाइयां जो हैं उसका निर्माण कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को अपने हक के बारे में जगाने का काम कर रहे हैं, जागरूकता, तो ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो उन्हीं में से एक चीज है कि ये जिस एरिया से बिलोंग किया जा रहा है, बारदोली जो जिस एरिया की बात हो रही है, यहां पर दो प्रकार के मतलब जाति भेद है एक, और जाति भेद इन दो लोगों के बीच में है। एक है काली पराज और एक है उजली पराज। तो यार ये काली पराज और उजली पराज क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। काली पराज कहा जा रहा है जनजातियों को। काली पराज कौन है? जो पिछड़े, ठीक है, जिनको उस समय के समाज में अछूत कहा जा रहा है, अनटचेबलर्स जिनको कहा जा रहा है। उस समय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है ना, तो डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी से जो लोग हैं, जनजातीय जो हैं, ये तमाम सारे लोग, अशिक्षित, पिछड़े हुए, गरीब, अछूत, इन सब लोगों को काली पराज कहा जाता था उस समय के समाज में। तो देखिए, जिस समय इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस मौजूद हैं तो डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स भी डेफिनेटली यूज होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन को सिंबलाइज करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स तो यूज करने ही पड़ते हैं। तो वो यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। आज के समय में निस्संदेह इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा नाम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है उजली पराज। ये क्या है? ये उजले लोग हैं, उजली पराज, ठीक है, ये उजले लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं। तो ये उच्च वर्ग के लोग हैं। अब इनमें उच्च वर्ग में कौन है? उच्च वर्ग के लोग हैं कौन? उच्च वर्ग में जो जैसे जो बुर्जुआ वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग हैं, और जो जमींदार हैं, ठीक है, ये सब तमाम प्रकार के जो लोग हैं जो अपर क्लास के हैं, उन अपर क्लास के लोगों को उजली पराज कहा जा रहा है। सो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस एक तरीके से ऊंच और नीच का हो गया है ना। ऊंच नीच का भेद यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ऊंच नीच का भेद हमको यहां पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। गांधी जी ने इन कार्यकर्ताओं को समझाया कि कांग्रेस जो यहां पर है, वो कांग्रेस में अभी भी जो लोग शामिल हैं, यहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जिनको यहां पर काली पराज कह रहे हैं। तो आप लोगों को आंदोलन बंद हो गया, कोई बात नहीं, रचनात्मक कार्यों में आप काली पराज लोगों के लिए काम कीजिए, उनके साथ मिलिए, उनको मेन स्ट्रीम जो इस समय है उससे जोड़ने का प्रयास कीजिए, समाज की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने का प्रयास कीजिए, और जो ये भेदभाव है उजली पराज और काली पराज में, इस भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काम कीजिए। तो इन कार्यकर्ताओं ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया। ये उनसे मिलने जाने लगे, ये उनके साथ जो है अच्छे कार्य करने लगे, तमाम प्रकार के आश्रम खोले गए, बहुत सारे आश्रम खोले गए, जिनमें जो है मतलब 5-6 आश्रम खोले गए जो अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर इस तरीके के लोगों के लिए काम करने के लिए। उनके साथ मतलब उनको शिक्षित करने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जाने शुरू किए गए। तो ऐसी बहुत सारी जो है घटनाएं होनी शुरू हुई। इनमें से देखिए, जैसे कुंवर जी मेहता की बात मैंने आपको करी थी, एक और व्यक्ति हैं केशव गणेश जी। इन सब लोगों ने इनके साथ संबंध निकट करने के लिए सबसे पहले इनकी बोली सीखी। तो आप देख सकते हैं कि आदिवासी बोली इन्होंने सीखना शुरू किया। आदिवासी बोली जो है, वो आदिवासी बोली इन्होंने सीखना शुरू किया, उनकी भाषा में बात करना शुरू किया। जो उनमें में से कुछ थोड़े बहुत जो साक्षर थे, जो पहले से थोड़ा बहुत जानते थे चीज़ों को, उनको जो है उनका साथ लिया गया, उनके साथ मिल करके उन्हीं के समाज को उनके माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास किया गया। शिक्षा के केंद्र खोले गए। काली पराज साहित्य जो है यहाँ पर आया, तो काली पराज साहित्य के माध्यम से क्या किया जाता था, जो भी जन जागरूकता है, जन जागरूकता, उसको जो है फैलाने का काम किया जाता था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यही काली पराज जो है, इससे लोगों को शिक्षित भी किया जा रहा है,
और जो घोषणाएं हैं या फिर कोई भी मैसेजेस वगैरह देने का काम है तो वो इनके माध्यम से रोटेट किया जा रहा है। तो इसका काफी मल्टीपल यूज हो रहा है इस दिशा में। इसके अलावा वहां पर कुछ कुरीतियां व्यापित हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ जो है वो काम किया जा रहा है। जैसे वहां पर एक हाली प्रथा बहुत फेमस थी। हाली प्रथा जो है वो क्या है, खास तौर से किसानों से की जाने वाली बंधुआ मजदूरी है। तो बंधुआ मजदूरी जो होती है, बंधुआ मजदूरी समझते हैं, ठीक है, बंधुआ मजदूरी जो है ये बंधुआ मजदूरी इनसे करवाई जा रही। तो हाली प्रथा का मतलब होता है, हाली पद्धति जो होती है वो किसानों से, मजदूरों से, क्या नाम है, एक तरीके से बिना किसी मतलब बंधुआ मजदूर होते हैं, वो उन्हीं के मजदूर होते हैं। ये बंधुआ मजदूरों की दशा बहुत खराब होती है। ये सिर्फ इनके घर में खेती किसानी नहीं करते हैं, बल्कि इनके घर का सारा काम करते हैं और इन्हें कई बार पैसा नहीं दिया जाता। बस थोड़ा सा ये है कि रहने के लिए जगह दे दी जाएगी, खाने के लिए जो घर में बचा कुचा खाना होगा कभी वो दे दिया जाएगा, रुपए पैसे इन्हें कभी दिए नहीं जाते हैं। मतलब ये जैसे हम लोग, मतलब बहुत अजीबोगरीब शब्दों का शायद मैं प्रयोग करने वाला हूं, लेकिन ये शब्द आपको बताएंगे कि उनके जीवन का कष्ट कैसा था। आप अपने घर में किसी पशु को बांधते हैं, उसे क्या देते हैं? जब आप अपने पशु को बांधते हैं अपने घर में तो और खास तौर से ऐसे पशु जो 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 दुधारू नहीं है, गैर दुधारू जो पशु होते हैं, उनसे देखिए किस तरीके का काम लेता है। आप उन्हें चारा देते हैं, वो आपके यहाँ रहते हैं, एक बना दिया जाता है उनके रहने का स्थल, और सुबह उनसे आप जो भी मेहनत वाला काम कराते हैं, मेहनत कष्ट काम कराते हैं, वो कराते हैं। तो ये हालत यहाँ के किसानों की हो गई है, यहाँ के मजदूरों की हो गई है। जो उजली पराज लोगों हैं उन्होंने ये चीजें करी हैं। तो इसके खिलाफ भी इस काली पराज साहित्य में लिखा जाता था, लोगों को इसके खिलाफ बताया जाता था कि ये सब चीजें करना छोड़ देनी चाहिए। कई बार उजली पराज के जो लोग होते थे उन्हें भी ये लोग समझाने जाते थे कि देखिए ये जो आपका व्यवहार है ये ठीक नहीं है, मानवता के खिलाफ है। तो कई बार ऐसा भी होता था। कई बार उजली पराज जो लोग होते थे उन्हें भी नहीं मालूम होता था कि उनके द्वारा ये गलत काम किया जा रहा है, फिर उन्हें बताया जाता था और फिर उन्हें जो है सही दिशा में लाने का प्रयास किया जाता था। तो बहुत सारे तरीके से जिस एंगल से सुधार हो सकते थे वो होते थे। भजन मंडलियां हुआ करती थी, तो ये लोग भजन मंडलियां बनाते थे, भजन के माध्यम से लोगों को चीजों को समझाने का प्रयास करते थे। देखिए जो इस वर्ग के लोग होते हैं ना, ये बहुत ही भावुक और साथ ही साथ आस्थावान होते हैं, इनकी धार्मिक आस्थाएं होती हैं। तो कई बार सुधार जो होते हैं ना, सामाजिक सुधार या जो इस तरीके के रिफॉर्म्स वगैरह जो आते हैं, उनमें बड़ी आसानी से ये सुधार किया जा सकता है यदि अगर हम उन्हें उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के उदाहरणों में चीजों को समझाने का प्रयास करें जिसमें उनका बिलीव ज्यादा है। तो वो भजन मंडलियां बहुत इसमें काम आती थी। तो भजन मंडलियों के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं। रात्रि पाठशालाएं हो रही हैं, क्योंकि ये दिन भर काम करेंगे तो जो बुजुर्ग हैं या जो फिर जो और बड़े लोग हैं या फिर जो पढ़ सकते हैं, अभी जो चीज़ों को समझ सकते हैं, उनके लिए रात रात भर उन्हें पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को के लिए जो है अलग से स्कूल्स खोले जा रहे हैं। 6-7 स्कूल जो है 1927 के आसपास अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए, इस तरीके के बच्चों के लिए जो है स्कूल्स खोले गए। तो कुल मिलाकर के यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, एक तरीके से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए, और उनका उत्थान राष्ट्रोत्थान के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो उत्थान यहां पर किया जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादातर होगा क्या कि जो ये उजली पराज के लोग हैं, इनमें में से ज्यादातर जो होंगे, क्योंकि जानबूझ करके शोषण करते हैं ना ये, तो ये जब जानबूझ करके शोषण कर रहे हैं, उधर जो जिसका शोषण हो रहा है, जो शोषित समाज है, उसका पुनरुत्थान एक तरफ से हो रहा है। तो अगर उनका पुनरुत्थान होगा तो ये शोषक वर्ग जो है, शोषण करने वाला जो वर्ग है, ये शोषित वर्ग के साथ कमांड नहीं बना पाएगा उसके ऊपर वो, क्योंकि अब अपने अधिकारों को वो समझ रहे हैं। तो अब ये चीज उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये जाती हुई जब दिखाई दे रही है तो इसका कारण जो है इन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं को बना रहे हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है कि कई बार इन कार्यकर्ताओं की जो है वो उच्च वर्ग के लोगों के साथ कई बार मुठभेड़ भी हो जाया करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल काली पराज ने जब से सारे, माफ कीजिएगा, जब ये सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, इन्होंने जब रचनात्मक कार्य शुरू किए तो इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्ग के उत्थान के लिए हर बार जो है वो काली पराज सम्मेलन जो है वो लाना शुरू कर दिया। तो हर बार काली पराज सम्मेलन बैठाया जाता था, तकरीबन हर साल 1922 से लगातार। इसी क्रम में 1927 में जब काली पराज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। तो गांधी जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई ये काली पराज का नाम काली पराज से बदल दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने काली पराज जो है उसका नाम बदल करके इन्होंने इसका नाम रानी पराज कर दिया। क्या कर दिया? रानी पराज।
तो इन्होंने काली पराज से नाम बदल करके क्या कर दिया, रानी पराज। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे वर्ग जिनको डिस्क्रिमिनेटेड वर्ड से यूज किया जाता था, गांधी जी ने उनके लिए कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग भी किया हुआ, जैसे हरिजन शब्द का प्रयोग किया अछूत वर्ग के लिए उन्होंने। उसी तरीके से यहाँ पर काली पराज जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने रानी पराज शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो एक तो उन्होंने इस अध्यक्षीय भाषण में एक तो ये काम किया कि उन्होंने नाम बदल दिया और एक सम्मानित नाम, क्योंकि वो काली पराज को एक अपमानित नाम मानते थे, तो उन्होंने कहा एक सम्मानित नाम दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और खास घटना घटित हुई गांधी जी के नेतृत्व में यहां पर। अब उस समय उन्होंने कहा कि जो कुछ भी असामाजिक हुआ है, यहां पर असामाजिक जो कुछ भी हुआ है, उस असामाजिक व्यवहार की जांच की जाए। उस असामाजिक व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए। जांच समिति गठित करी गई, खास तौर से उसमें नरहरि पारेख और जगत राम दवे शामिल थे। अब ये लोग जो है इन एरियाज में घूमते थे, इनसे जानकारी लेते थे कि आपको किस प्रकार का दुख है, क्या परेशानियां आ रही हैं, सरकार का क्या इसमें सपोर्ट है और कौन कौन लोग हैं जो आपका शोषण करते हैं। तो बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके के वहां पर हालात जो हैं वो गांधी जी को पता चलते हैं। रिपोर्ट आती है तो बताती है कि हाली पद्धति सबसे खतरनाक पद्धति के यहाँ पर रूप में है। एक बंधुआ मजदूर जो है वह एक बंधुआ जीव की तरह, एक बंधुआ जानवर की तरह इन उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ बंधा हुआ है और वो उनके यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। इसको हम डीपली दास प्रथा के तौर पर जान सकते हैं और बड़ी खतरनाक दास प्रथा, ये अपने खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। इस तरीके से इनका आर्थिक शोषण हो रहा है और सबसे एक अजीबोगरीब बात कि इनका यौन शोषण तक हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। जो इनके जो परिवार हैं ये इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पा रहे हैं, होनी की तरह उसे एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है लोगों के द्वारा। ये बड़ी खतरनाक चीजें जो है वो इस रिपोर्ट में सामने आई। तो ये घटना सब सामने आती है। स्वाभाविक सी बात है कि 1927 में गांधी जी के इस तरीके से इन्वॉल्व होने से इन सब चीजों के भी रास्ते आने शुरू हुए। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर हम बारदोली सत्याग्रह की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, बारदोली सत्याग्रह के बारे में ये सब चीजों को जानना जरूरी क्यों है। सीधा हम मुद्दे पे आते हैं कि बारदोली सत्याग्रह यूं हुआ, इस कारण से हुआ और उसके ये परिणाम हुए। लेकिन किसी भी चीज को जानने के लिए उसका पृष्ठभूमि समझना बहुत आवश्यक है। पृष्ठभूमि क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये बारदोली सत्याग्रह इन्वोक क्यों हो रहा है, मतलब आगे इस तरीके से आगे ऊपर बढ़ क्यों रहा है, आगे सामने क्यों आ रहा है। तो उसमें एक तो ये सामाजिक शोषण आपको देखने को मिला जो खास तौर से काली पराज वर्सेस उजली पराज के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हो गई समाज की बात, और इनका समर्थन जो है वो ब्रिटिशर्स करते हैं, तो उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है, इसलिए काली पराज हमेशा काली पराज रहेगा और उजली पराज हमेशा उजली पराज रहेगा। तो इसमें ब्रिटिशर्स का उच्च वर्ग का साथ है। दूसरी चीजें भी हैं, और दूसरी चीजें क्या हैं कि सरकार की तरफ से क्या गलती है। 1926 में लगान को लेकर के सरकार ने एक गलती करी है, और वो गलती क्या है, 1926 में जो ये बारदोली तालुका है, इस बारदोली तालुका के लिए, ये बारदोली तालुका जो है वो बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, ये सब बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि सूरत जो है वो बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन है। तो ये बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन आ रहा है। वहां पर किस तरीके का लगान लगाना है, वो वहां का गवर्नर जो है वो जैसा चाहेगा वैसा लगान लगेगा। हालांकि जो पूरे भारत के गवर्नर हुआ करते थे, भारत का एक गवर्नर होता था और बाकी 3 प्रेसिडेंसी के दोनों अलग, जैसे मद्रास में भी प्रेसिडेंसी थी, बंबई में भी प्रेसिडेंसी थी, तो इनके एरियाज जहां पर हुआ करते थे वो उन एरियाज के रेवेन्यू सिस्टम को देखते थे। तो यहाँ के रेवेन्यू अधिकारी ने, यहाँ के जो राजस्व अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी जो हैं, वो राजस्व अधिकारी ने ये रिकमेंडेशंस, मतलब इनके कुछ लोगों ने इनको रिकमेंडेशंस दिए कि इस एरिया में आप लगान जो है वो बढ़ा सकते हैं, और 30% यानी कि 30%, 30% वृद्धि के रिकमेंडेशंस दिए गए। और जैसे ही 30% लगान वृद्धि के ये निर्देश दिए गए, इसका कांग्रेस ने जबरदस्त जो है वो विरोध किया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने किसानों के ऊपर होने वाले इस डायरेक्ट अत्याचार, सरकार के द्वारा होने वाले इस अत्याचार का तेजी से विरोध किया। तो 2 कारण आपको समझ में आ गया, एक तो सामाजिक इनका शोषण हो रहा है, ठीक है,
एक तो इनका सामाजिक शोषण हो रहा है, सामाजिक वर्गों के द्वारा, उच्च वर्गों के द्वारा, और दूसरा जो है वो सरकार की तरफ से भी शोषण हो रहा है। सरकार जो है वो लगान बढ़ा दिया है उसने, और इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विरोध किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी तरफ से बारदोली जांच समिति गठित कर दी। बारदोली जांच समिति जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गठित करी गई थी, उस बारदोली जांच समिति ने जुलाई 1926 में अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया, और रिपोर्ट को जब प्रकाशित किया तो इसको बिल्कुल आधारहीन बताया गया। लगान जो है वो क्या बताया गया, आधारहीन तरह से लगान लगाया जा रहा है, लगान लगाया जा रहा है। अतः पूर्णतः इसका विरोध किया जाएगा, मतलब एकदम जायज नहीं है। मुद्दा यह है कि बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये लगान एकदम बढ़ाने लायक स्थिति में नहीं है। 1% भी आप लगान ना बढ़ाएं, बिल्कुल ना बढ़ाएं। और इन सब चीजों को, रिपोर्ट में जो चीजें आई और जो इसका विरोध है, इस विरोध के लिए उस समय फिर तमाम प्रकार के जो संपादकीय कार्य होने थे वो होने शुरू हुए विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। यंग इंडिया, नवजीवन, बॉम्बे क्रॉनिकल, ऐसे बहुत, नवकाल, देशबंधु, मराठा, जामे शमशेद और प्रजाबंधु, ये सब कुछ तत्कालीन न्यूज़पेपर्स हैं और कुछ मैगजीन्स हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर और इस वृद्धि को क्या किया, गैर मतलब जिम्मेदारी तरीके से थोपी जाने वाली इस वृद्धि को दिखाया, प्रदर्शित किया है, लोगों को बताया है, और लोगों से अपील करी है कि बिल्कुल मतलब इसका सहयोग ना करें, बिल्कुल इसको एक्सेप्ट ना करें। अब ये तो कांग्रेस की तरफ से यहां पर काम हो रहा है, लेकिन कांग्रेस जहां है वहां पर दो तरीके की विचारधाराएं हैं, एक गरम और एक नरम। नरम जो विचारधारा है, नरमपंथी जो है, उनकी आस्था जो है वो कैसी है, संवैधानिक है। मतलब कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड चीजें होती हैं तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, संवैधानिक तरीके से उसके क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसके बारे में परिषदों में चर्चा होगी, परिषदों में जागरूकता लाई जाएगी, बिल जो है वो उसके ऊपर लाया जाएगा। तो ये सब मार्ग जो है वो सोचा करते थे। तो ये क्षत्रिय नेता यहां पर लिख गया, यहां पर क्षेत्रीय नेता लिखना था, क्षेत्रीय नेता। तो संवैधानिक आस्था रखने वाले जो क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाना शुरू किया। मार्च 1927 में इसी क्रम में भीमा भाई नाइक और शिवदासनी, इन लोगों ने बंबई राजस्व विभाग को पत्र लिखा। ठीक है, बंबई राजस्व विभाग को पत्र लिख करके इसकी जानकारी दी कि ये रेवेन्यू जो है वो नहीं लागू किया जाना चाहिए। तो जब पत्र हुई तो इन्होंने भी एक जांच समिति बना दी, और जांच समिति बना करके सरकार ने वही मतलब ढाक के 3 पात वाला काम इन्होंने किया है। सरकारी टाला मटोली, समय गंवाया, और फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि नरमपंथी जो है ब्रिटिशर्स के सहयोगी हुआ करते थे, तो ऐसी उनकी बात मानते थे कि ये भी नहीं कहा सकता कि नरमपंथियों की बात नहीं मान रही सरकार। तो ये एक नरमपंथियों को लगा कि हम फंस से गए हैं उसमें। तो सरकार ने देखिए क्या किया, जुलाई 1927 में रिपोर्ट तय करी और बताया कि हाँ यार, लगान तो सही नहीं लगी, यहाँ पर लगान ठीक नहीं है, 30% उचित नहीं है, काम करो, इसको रिड्यूस करके 21.97%, यानी लगभग 22% जो है वो कर दीजिए। देखिए लगभग 22% लगान जो है वो, मतलब लगान में कमी करी गई, बट ये कमी जो है फिर भी इनएप्रोप्रिएट है, और बहुत देर से इसमें सुधार करे जाने की बात करी जा रही है, लंबा समय खींचा जा रहा है, माफ कीजिएगा। अब देखिए आप, ये जुलाई 1926 की बात है, जुलाई 1927 हो जा रहा है, साल भर बीत गया है। सरकार इस साल भर में दबाव तो दिया ही होगा उसने कि जो लोग लगान ले सकते हैं, दे सकते हैं, उनसे तो ले ही लिया जाए। तो वही चीजें हैं कि यहां पर देखिए लगभग जो है 22% करके भी कोई एहसान नहीं कर दिया है आपने, ये कोई मतलब इसमें कोई सुधार जैसी बात नहीं है। 30% की वृद्धि से आप 22% की वृद्धि पे आ गए लगभग, तो वो भी जो है उदारवादियों को एक्सेप्ट नहीं है। अब इसका विरोध करने के लिए उदारवादियों ने और कांग्रेसियों ने किसानों को जो है वो अलग अलग तरीके के सुझाव दिए हैं। दोनों लोगों के अलग अलग तरीके के सुझाव हैं। अब जो है किसान जिसकी बात मान सकते हैं वो मान ले। उदारवादियों ने सुझाव ये दिया कि आप मतलब जो
बढ़ा हुआ लगान है वो ना दें, बढ़ा हुआ लगान ना दें, और जैसा लगान दिया जा सकता था वैसा लगान आप पहले जैसा देते थे वैसा लगान कंटिन्यूशन में रखिए। यह नरमपंथियों की तरफ से कहा गया। कांग्रेसियों के द्वारा, अन्य जो क्षेत्रीय उदारवादी थे तो अलग है, अन्य कांग्रेसी जो हैं उनके द्वारा यहां पर क्या सुझाव दिया गया कि हमें लगान देना ही नहीं है, लगान ना दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमें दबाव बनाना है, अपनी बात मनवानी है, तो बात इससे नहीं बनेगी कि जितना है बढ़ा हुआ उसको वापस ले लो, नहीं तो हम ये नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम लगान देंगे ही नहीं, हम लगान देंगे ही नहीं। और ये लगान हम तब तक नहीं देंगे जब तक हमारी बात मान नहीं ली जाएगी। तो या तो आप हमारी बात मानिए या तो हम जो देते थे वो भी नहीं देंगे। ये बात यहां पर किसानों को यहां पर कही गई कांग्रेसियों के माध्यम से। लेकिन किसानों ने जो है वो इस तरीके की मांग को उचित नहीं समझा। उन्हें लगा कि अगर हम लगान ही नहीं देंगे तो सरकार जो है वो ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है, और इसलिए उन्होंने उदारवादियों की बातें जो है मानी। तो इस तरीके से कुछ समय के लिए किसानों के नेतृत्वकर्ता जो है वो उदारवादी दल के जो लोग थे वो होने शुरू हुए। लेकिन क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि उदारवादियों के अंदर अब वो नेतृत्व की क्षमता नहीं थी या वो नेतृत्व नहीं कर सकते थे, और कुछ ही समय पश्चात ये अनेतृत्व जो है उनका उजागर हुआ, और वो उस तरह से भी नेतृत्व नहीं कर पाए जो उन्होंने खुद ही किसानों से कहा था करने के लिए कि ठीक है तुम लोग जो है जितना लगान दे सकते हो उतना दे करके ही अपनी मांग को रखो। तो मुद्दा ये हुआ कि फिर बाद में कांग्रेसी जो लोग हैं उन लोगों ने और अन्य किसानों ने भी सोचा कि यार यही फिर तरीका सही है, कोई तो नेतृत्व करता हो। अगर हम बात भी मानने को तैयार हैं तो हमें नेतृत्व देने को कोई तैयार नहीं है। तो फिर ये हुआ कि अब मामला जो है किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाए। तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कुछ उदारवादियों ने भी यहां तक कि, क्योंकि उदारवादियों को भी समझ में आ गया कि ये तरीका ठीक नहीं है और सरकार ने भी हमारे साथ छल किया है, तो उन्हें भी थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आनी शुरू हो गई थी। तो सब एक तरीके से इस बात पर सहमत हो गए कि वल्लभ भाई पटेल जी को जो है बुलाया जाए और वो इस काम को करना शुरू करें। अब वल्लभ भाई पटेल जो है वो तो तभी आएंगे जब उनको बुलाया जाएगा। तो इसके लिए जो भी स्थानीय कार्यकर्ता थे उन सब लोगों ने काकोद संभाग में, काकोद डिवीजन में एक सम्मेलन बुलाया। 60 गांव के प्रतिनिधियों की वहां पर बैठक हुई और बैठक में तय किया गया कि अब आंदोलन की दिशा तय करने के लिए, ठीक है, अब आंदोलन की दिशा तय करने के लिए हमें ये नेतृत्व है, हमें जो नेतृत्व है ये देना पड़ेगा सरदार पटेल जी को। ठीक है, किसको देना पड़ेगा? सरदार पटेल जी को ये नेतृत्व देना पड़ेगा। और अब हमें उनको बुलाना है, उन्हें आमंत्रित करना है, और आमंत्रित करने के लिए ये लोग जो है सब लोग जो है स्थानीय नेता वगैरह जो हैं ये सब लोग अहमदाबाद गए, क्योंकि वो वहीं पर मिल सकते थे। तो जनवरी 1928 की बात है, 6 महीने और बीत गए यही सब आपाधापी में, और जनवरी 1928 में कुछ स्थानीय नेता अहमदाबाद में सरदार पटेल जी से मिलने गए हैं। सरदार पटेल जी ने आश्वासन दिया है कि हम आएंगे और 5 फरवरी 1928 से पहले आ जाएंगे। 5 फरवरी 1928 ये वो डेट है जिस डेट पे कहा गया था कि रिकमेंडेड लगान की जो दर है, जो पहले 30% थी, जिसे रिड्यूस करके 21.97% अप्रॉक्स 22% कर दिया गया था, ये इस दिन से इम्पोज होने वाली थी। तो उन्होंने कहा आप लोग चिंता ना करें, हम वहां पर आएंगे, उस दिन से पहले जरूर आ जाएंगे जिस दिन ये सारी चीजें लागू होने वाली हैं। तो ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसी बीच गांधी जी को भी, मतलब गांधी जी का भी साथ है, गांधी जी भी इस बात को समझते हैं कि हाँ ये वाली जो डिमांड है वो ज्यादा सही है, तो उनका भी थोड़ा बहुत इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब 5 फरवरी को ये होना था, 4 फरवरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचते हैं। 4 फरवरी को बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे। उसके बाद वहां पर कई राउंड की जो है वो बैठकें आयोजित होनी शुरू हुई कि क्या मसला है, क्या मसला का हल निकाला जा सकता है। इसके लिए जो स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ता थे उन सब लोगों से इन्होंने मुलाकात करनी शुरू करी लगातार, और संवैधानिक रास्ते क्या हो सकते थे, उन संवैधानिक रास्तों का क्या परिणाम निकला, इन सब पे भी डिस्कशन हुआ। और ये पता चला कि भाई संवैधानिक रास्ते जो हैं वो भी विफल हो गए, संवैधानिक रास्ते जो है वो भी असफलता की राह पर चले गए। तो अब इनको अपनाने के लिए, इनको फिर से आजमाइश करने के लिए हमारे पास में कोई समय नहीं है। ठीक है,
तो पटेल जी ने जब सारी सिचुएशन समझ ली तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आंदोलन की शुरुआत करूंगा, लेकिन आंदोलन के कुछ परिणाम ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए मतलब कोई फिर बाद में पग वापस ना ले। मतलब आंदोलन शुरू होगा तो फिर शुरू होगा, तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिए कि सरकार आपके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई कर सकती है, आपको लगान देने के लिए मजबूर कर सकती है, आपके जो हो सकता है संभावित तरीके से किसी का कुर्की वगैरह कर दिया जाए घर का, या फिर मवेशियां इत्यादि जो हैं वो खोल के ले जाए सरकार। ऐसी कुछ चीज़ें घटनाएं करी जा सकती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम हर कोशिश करेंगे कि हर तरीके से आंदोलन सफल रहे। तो ये सब तय हुआ। यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय जो नेतृत्व करता थे उनको कुछ निर्देश दिया क्या नाम है सरदार पटेल जी ने, और उसके बाद वो यहाँ से अहमदाबाद वापस चले गए। अहमदाबाद वापस जाकर के उन्होंने बंबई के गवर्नर को पत्र लिखा। बंबई का जो गवर्नर है उस समय, उस गवर्नर को उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा और यहाँ की सारी सिचुएशन से उन्हें अवगत कराया, और स्पष्ट रूप से उसमें उन्होंने मांग करी, एक मांग करी और एक धमकी दी। दो चीजें उसमें करी गई थी। मांग में यह कहा गया कि आप जो ये कर वृद्धि है, कर वृद्धि जो है, इस कर वृद्धि को वापस लें, ये एक बात कही, और एक निश्चित समय सीमा तय करें कि कब तक आप ये कर देंगे। दूसरा, यदि नहीं किया गया तो व्यापक विरोध होगा, असहयोग किया जाएगा, और कोई भी लगान नहीं दिया जाएगा। यानी जिनसे आप लगान ले भी सकते हैं ना, उनको भी हम लगान देने नहीं देंगे, यानी आपके पास में राजस्व आना बंद हो जाएगा। इन दो चीजों को केंद्र में रख करके सरदार पटेल ने बंबई के गवर्नर को वहां पर पत्र लिख दिया। बंबई के गवर्नर ने इस पत्र को जो है वो राजस्व विभाग को, ये जो पत्र था इस पत्र को ये राजस्व विभाग को आगे बढ़ा दिया। ये पत्र और जो मांग है ये राजस्व विभाग को भेज दिया। तो ये तो होना ही था, और ऐसा नहीं कि सरदार पटेल ये सब चीजें नहीं जानते हैं या फिर इन सब चीजों को लेकर के उन्हें कोई दो राय है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो अपना काम करेंगे, जब तक वो नहीं करते हैं तब तक तो हमने धमकी दे दी कि हम तो ये करेंगे। वो 12 फरवरी को वापस लौट आते हैं बारदोली, और बारदोली में आकर के अहमदाबाद जाकर के उन्होंने क्या किया है, क्या मांगे रखी हैं, और तब तक जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या करना है, इन सब चीजों के ऊपर वहां पर चर्चा करी। तो वहां पर वापस लौटे, किसान सभाएं हुई, सभाओं में सारी चीजें उन्होंने बताई, और फिर उन्होंने कुछ आगे की चीजें करनी शुरू करी। तो जब तक सरकार बात मान नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। सो नाउ आप देख सकते हैं कि ये है 12 फरवरी, माफ कीजिएगा, ये है 12 फरवरी सन 1928 1928, और यहां से शुरू हो गया है बारदोली सत्याग्रह। तो जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम क्या करेंगे, सत्याग्रह शुरू करेंगे। सत्याग्रह अब यहां से क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। और ये जो सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, इस सत्याग्रह में जो शामिल होगा वो पूर्णतः नेतृत्वकर्ताओं के निर्देश के अधीन उसको रहना चाहिए, तभी सफल हो सकता है। इस चीज को तय किया जाना शुरू किया, और इसीलिए जो जो लोग इसमें शामिल होंगे वो शपथ लेंगे। तो लोगों ने जो है वो कसमें खानी शुरू कर दी। खुदा की कसम कोई खा रहा है, ईश्वर की कसम खा रहे हैं लोग, वो हुआ। गीता के पाठ किए गए, कुरान का पाठ किया गया, ठीक है। गीता, कुरान के पाठ और कबीर के दोहे, इस तरीके की चीजों का लगातार पाठ करना, इसका इस बात से ताल्लुक था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जब भी हम उनसे मांग रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस जगह पर चोट पहुंचाते हैं जहां पर हमें कष्ट हो सकता है। तो हमारे वीकर सेक्शंस में से एक सबसे बड़ा वीकर सेक्शन था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव। तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो अभाव है, अगर ये एक वीकर सेक्शन बना रहा या एक वीकर पॉइंट बना रहा तो ब्रिटिशर्स इस वीक पॉइंट के ऊपर चोट जरूर पहुंचाएंगे।
एंड बिकॉज कि उनके पहले वो हमारे ऊपर ये इस चीज की चोट पहुंचाएं, हमें ये सांकेतिक रूप से शो कर देना चाहिए कि बेटा तुम गलत जगह चोट पहुंचा रहे हो, इससे तुम्हें ही झटका लगेगा, इससे तुम्हारी ही ऊपर जो है इसका प्रभाव जाएगा। तो यहां पर इस एकता को रिप्रेजेंट करना एक बड़ी मूलभूत बात है। तो क्या सत्याग्रह जब शुरू हो रहा है बारदोली का, तो क्या उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के काम किए जा रहे हैं? यस, डेफिनेटली किए जा रहे हैं। इसके पूर्व में आप देख रहे हैं कि ऊंच नीच का जो जाति भेद है उसको खत्म करने के प्रयास तो डेफिनेटली चल ही रहे हैं, और ये गांधी जी के प्रयासों से चल रहे हैं, जबकि 1922 में आंदोलन को खत्म कर दिया गया था उसके बावजूद। रही बात कि ये जो आंदोलन है ये आखिरकार गांधी जी के अलावा, गांधी जी यहां हो सकते थे लेकिन इसके अलावा सरदार पटेल को लोगों ने चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि सरदार पटेल इन क्षेत्रों के लिए पहले ही बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अगर मैं आपको तुलनात्मक रूप से बताऊं भारत की बात और उस क्षेत्र की बात जो बारदोली है, तो वहां पर सबसे प्रमुख जो लीडर है, सबसे जनता जिसके ऊपर विश्वास कर रही है आंख बंद करके, उस तरीके की लीडरशिप का बिलीव जो गेन किया है, जिसने गेन किया है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि जब खेड़ा सत्याग्रह हुआ था तो उस खेड़ा सत्याग्रह में भी उन्होंने बहुत महती भूमिका निभाई थी। ये हमने खेड़ा सत्याग्रह के समय में डिस्कशन किया था। इसी तरीके से नागपुर फ्लैग सत्याग्रह था जो शायद जबलपुर से शुरू हुआ था। तो उसमें ये हुआ कि फ्लैग एक तरीके से यानी कि झंडा सत्याग्रह हुआ था। इसमें जो यूनियन जैक है ब्रिटिशर्स का, उसको हटा करके उस समय का जो राष्ट्रीय झंडा है उसको लाने का प्रयास किया गया था। तो सरकार ने दमनकारी चक्र चलाया, लोगों को मारा पीटा, और जितना ये मारा पीटा केंद्रीय नेताओं को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, तो यहाँ से हुआ कि हम बारदोली को कनेक्ट करेंगे। तो बारदोली से नागपुर जा करके फिर इस आंदोलन को और तीव्रता इन्होंने प्रदान करी थी। फिर इनके नेतृत्व, क्योंकि वहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व गिरफ्तार हो गए, तो इन्होंने फिर उस नेतृत्व को संभाल लिया, और जब इन्होंने नेतृत्व को संभाला तो उसको एक राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए बहुत जगहों से लोगों को आमंत्रित किया और यहाँ के लोगों को देश के कई कोनों में भेजा। तो अब ये हर जगह होना शुरू हो गया था कि जहाँ जहाँ यूनियन जैक दिखेगा उसके खिलाफ हम अपना झंडा गाड़ देंगे। तो उन्होंने, बाद में सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया। इस हद तक जो है सफलता मिली थी। तो ये काफ़ी सफल, और ये सब नेतृत्व प्रदान किया था उस जगहों पर सरदार पटेल ने। इसी तरीके से बालसाड़ सत्याग्रह हुआ था। बालसाड़ सत्याग्रह में भी ऐसी ही चीज़ें थी। ब्रिटिशर्स ने जो है वो पहले डकैती चोरी बहुत होती थी, तो उससे रक्षा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम पुलिस तंत्र स्थापित करेंगे और उसके लिए हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो बेसिकली ये डकैतों से रोकने के लिए टैक्स लगाया करते थे, और टैक्स लगाने का विरोध यहाँ पर किया गया है कि ये तो आपका कर्तव्य है कि आप डकैतों से रोकें, इसके लिए टैक्स कैसे ले सकते हैं आप, ये तो आपका कर्तव्य, तो सरकार का काम है। तो इसका विरोध किया गया था, तो ये भी सक्सेसफुल रहा था। तो यहाँ सबसे उनका खूब नाम है, और वही व्यक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सरदार की उपाधि से यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे। तो ये जो सरदार की उपाधि है ये बारदोली में इनको मिल रही है, और बारदोली की कहा जाता है कि बारदोली की महिलाओं ने इन्हें ये सम्मान दिया है। ठीक है, ये सम्मान बारदोली की महिलाओं ने दिया है। क्यों? क्योंकि ये वो सत्याग्रह है जिसमें महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी है, अच्छी खासी सक्रिय भागीदारी है। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके भाषण लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे, और जैसे लगता था कि मुर्दों के अंदर भी जान आ जाएगी अगर वो सर पे हाथ रख दें उसके, तो ऐसा भाषण उनका होता था। तो वो जो कह रहे हैं कि तुम लोग तो बस करो, मैं तो साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो नेतृत्व दे रहा हूं वो करना है आपको। तो वो जो है ना वो मतलब उनकी कही गई बातों को लेकर के लोगों के अंदर ऊर्जा हो जाती थी। लिटरली ही वॉज एन आयरन मैन, राइट, कि मतलब स्ट्रांगनेस लोगों को फील हो रही है कि यार ब्रिटिशर्स क्या, हम तो किसी भी कुरीति वाली शक्ति को उखाड़ फेंकेंगे अगर पटेल हमारे साथ में है। तो वो उनके भाषणों के जोशीले भाषण मतलब इस तरीके के हुआ करते थे। तो शानदार जानदार भाषण होते थे उनके। अब इस सत्याग्रह को जब उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया तो उसके लिए उन्होंने बारदोली जो तालुका है उस पूरे बारदोली तालुका को 13 भागों में विभाजित कर दिया। यानी उनके जो पूरे कार्यकर्ता हैं, ठीक है, उनके जो पूरे कार्यकर्ता हैं, जो पूरे कार्यकर्ता का जो दल है, इस दल को उन्होंने 13 भागों में बांट दिया। तो ये उनकी 13 छावनियां कहलाती हैं। तो उन्होंने 13 छावनियों में अपने कार्यकर्ताओं को विभाजित कर दिया और बांट दिया है। निर्देशन सेंट्रल है,
और उसके बाद उसको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है इन 13 जो यहाँ पर छावनियाँ बनाई गई। हर छावनी का एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता है, वहाँ उसको निर्देश दिया जाता है और वो अपने क्षेत्र में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। तो बहुत ही सधा हुआ नेतृत्व है ये, बहुत ही बुना हुआ नेतृत्व है ये, एकदम बिखराव नहीं है इसमें किसी भी तरीके का। तो आप देखिए ये 13 जो लोग हैं ये सरदार पटेल और कांग्रेस के अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनके निर्देश में सारा काम कर रहे हैं। सरदार पटेल का प्रमुख निर्देशन है इसमें। वहां से इन 13 लोगों के पास गया और ये 13 लोग अलग अलग जा करके अपने दलों में उस चीज को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो कह रहे हैं कि तकरीबन 100 राजनीतिक नेता हैं जो इस दल से जुड़े हैं। 1500 स्वयंसेवी इसमें जुड़ चुके हैं, जिसमें ज्यादातर जो है वो छात्र हैं। अच्छा, आप किसी भी आंदोलन में देखेंगे छात्र जो है वो सबसे प्रमुख आंदोलनकर्ता के रूप में। तो छात्र जो हैं, आप भी हैं, आप भी आंदोलन में जब भाग लेते हैं तो निस्संदेह वो आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये तो एक काम किया गया। इसके अलावा इन्होंने जो है एक प्रकाशन विभाग भी इस्टेब्लिश किया। प्रकाशन विभाग जो इस्टेब्लिश किया, उस प्रकाशन विभाग ने यहाँ पर ये काम किया कि जो भी निर्देशन दिए जा रहे हैं वो निर्देशन लोगों तक ज्यादा कैसे पहुंचा। आज की तरह मल्टीमीडिया तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो तो थी नहीं। एक दो प्रकार की मीडियाज हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रिंट मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्रिकाएं निकाली जा रही, सत्याग्रह नाम की पत्रिका वहां से निकाली गई और सत्याग्रह पत्रिका में जागरूकता के साथ साथ प्रोग्राम के सारे जो एजेंडे हैं वो सब दिए जाते थे। खुफिया विभाग बनाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है, अब ये खुफिया विभाग दो तरीके के काम करता था। पहला काम तो ये खुफिया विभाग ये बात को एश्योर करता था कि कहीं कोई चोरी छुपे कर तो नहीं दे रहा है, कर या लगान वगैरह जो है कर तो नहीं दे रहा है। ये एक चीज चेक करनी है, क्योंकि आंदोलन में शपथ लेके आप शामिल हुए हैं और आंदोलन में यहां पर इन्होंने ये कहा है कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक हमें देना ही नहीं है कोई टैक्स, कोई कर नहीं, कोई लगान नहीं, कुछ नहीं अदा करना है। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने खुफिया विभाग में लोग रखे हैं। अगर कोई ऐसा पकड़ा भी जाता है तो पहले समझाया जाता है कि उसको देख भाई गलत कर रहे हो तुम्हारे ये करने से सरकार मोटिवेट होगी और सरकार जो है बड़ी आसानी से आरोप लगा देगी इस संगठन के ऊपर कि तुमने लोगों को भड़काया है। जो लोग नहीं भड़के वो देखो हमारे साथ है। तो आंदोलन सफल होना है, इसमें तुम्हारी भी भलाई, ऐसे करके बहुत समझाया जाता था। और जब नहीं समझ पाता था कोई तो फिर दूसरे तरीके भी अपनाए जाते थे, वो भी आपको बताता हूं। दूसरी चीज ये है, दूसरी बात ये है कि इस दल का कार्य जो है वो सरकार पर निगरानी रखना भी था। सरकार पर निगरानी, क्योंकि सरकार जब इस तरीके के आंदोलन चलती थी ना, तो इस तरीके के आंदोलनों को तोड़ने के कुछ मार्ग होते हैं। जैसे गांधी जी के आंदोलन को तोड़ने का क्या मार्ग है? कहीं से हिंसा हो जाए, वो खुद ही आंदोलन वापस ले लेंगे। तो जहां गांधी जी की ये जिम्मेदारी हो रही, गांधी जी के ऊपर ये दबाव भी है कि उनका आंदोलन जो है वो हिंसा उसमें ना होने पाए, क्योंकि फिर ये नैतिक मूल्य है वो होगा। आजादी मिले या ना मिले एक सेकेंडरी चीज हो जाएगी। अभी नैतिक मूल्य ही नहीं सीख रहा है अगर भारत, और अगर अनैतिक मूल्यों वाला अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर ऐसे इस भारत के स्वतंत्र होने का क्या महत्व रहेगा। तो गांधी जी के आंदोलन को तोड़ने का ये तरीका है, इनके आंदोलनों को भी तोड़ने का यही इसी तरीके का तरीका है कि अगर कुछ लोगों ने लगान देना शुरू किया और तुमने तो लक्ष्य ही रखा है कि हम लोग लगान नहीं देंगे, फिर भी तुम्हारे लोग लगान देना, तो काहे का नाटकबाजी, फिर आराम से हम तुम्हारी बदनामी कर देंगे। तो ये सरकार के ऊपर भी निगरानी रखते थे कि कहीं सरकार किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाल रही है। अगर किसी के ऊपर कोई दबाव डाल रही है तो वहां पर उस व्यक्ति का प्रोटेक्शन किया जाए। कई बार सरकार जो है इस चीज के लिए धमकी का भी इस्तेमाल करती थी कि जैसे किसी एक व्यक्ति को हम सजा दे देंगे, उसके बाद जो ये सब आंदोलन में जुटे ना खुद ही आंदोलन से निकल आएंगे, अभी जब लाठी चलेगी तो सबको समझ में आ जाएगा अभी आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके लिए भी सरकार कई बार प्लानिंग करती थी कि किसी एक व्यक्ति का जो है, एक दो लोगों का जो है जमीन कुर्की कर दो, या फिर उसका जो है उसके घर में कुछ जो है अटैक करवा दो, कुछ ऐसा करके। तो ये सब काम भी ये लोग करते थे और उसे प्रोटेक्शन दिया जाता था कई बार। तो ये तो काम खुफिया विभाग का है। इसके अलावा संघर्ष के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते थे और जागरूकता के लिए उन्होंने महिलाओं को जोड़ा था। महिलाओं में मीठू बेन पेटिट, ये जो है एक पारसी कार्यकर्ता हैं, भक्तिबा हैं, मणि बेन हैं, शारदा बेन हैं। मणि बेन जो है वो इनकी बेटी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो
बेटी हैं वो खुद यहाँ पर हैं, शारदा बेन हैं, शारदा मेहता हैं, ऐसी तमाम सारी महिलाएं हैं। अब महिलाओं के इस आंदोलन में आ जाने से सरकार जो है वो क्या हो जाती थी, वो लाचार हो जाती थी। महिलाओं के आंदोलन में बैठ जाने से, महिलाओं और छात्रों के आंदोलन में बैठ जाने से सरकार पूरी तरीके से मतलब लाचार होती, क्योंकि अब ये तो पूर्णतः अहिंसक होती हैं और इनके ऊपर आसानी से आप मतलब किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं कर सकते। हालांकि ब्रिटिशर्स हैं, वो क्यों ही रुकेंगे, वो तो अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी भय, क्योंकि अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो ये देश में ही नहीं पूरे दुनिया में इस चीज की खबर तेजी से फैल जाएगी कि हु द ब्रिटिशर्स आर एग्जैक्टली, तो वो चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। तो ब्रिटिशर्स एटलीस्ट इन सब चीजों से तो भयभीत होते ही हैं, डर पैदा उनके अंदर होता है। तो बारदोली की महिलाओं को ये नेतृत्व इन्होंने ही दिया है, इसीलिए इन महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तब से आज तक हम उन्हें सरदार पटेल ही कहते हैं। ठीक है, छात्रों का काम यहां पर यह होता था कि छात्र जो है अपने परिवार वालों को समझाएं और उन्हें इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करें, शामिल होने के लिए प्रेरित करें। अब आप कहेंगे कि इनकी बात कैसे मानी जाएगी? एक्चुअली छात्र है ना, इनके ज्यादातर माता पिता अशिक्षित हुआ करते थे, और एक शिक्षित छात्र, एक शिक्षित संतान जो अपने परिवार को समझाती है, और जो परिवार नासमझ है वो समझता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझा रहा है तो ठीक कर रहा होगा। तो इस तरीके से यहां पर इन सब चीजों का आशय क्या है? इन सब चीजों का आशय है जो जनमत है, जनमत को बड़ा करना। जितना जनमत बड़ा होगा सफलता उतनी ही आसानी से मिल सकेगी, अदरवाइज सरकार तो दमन के लिए हमेशा तैयार है। लगान, अच्छा मैंने आपको कहा था यहां पर कि देखिए यहां पर एक काम ये हो रहा है कि खुफिया विभाग बनाया जा रहा है कि कोई चोरी छुपी लगान तो नहीं दे रहा। तो यहां पर वही है, लगान अगर कोई अदायगी कर रहा है तो उन लगान अदायगी करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। पहले समझाया जाता था, ऐसा नहीं कि पहले समझाने जाता, अगर समझने में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। और ये सामाजिक बहिष्कार करने के लिए क्षेत्र में मौजूद जो जाति और ग्राम पंचायतें हुआ करती थी, वो पंचायतें लगती थी, उनको वहां बुलाया जाता था। जैसे पंचायतें सजाएं देती हैं, सुनवाई करती हैं, वैसे सुनवाई करके सजा दे करके सामाजिक बहिष्कार इनका कर दिया था। इतना सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था कि तुमको यहां से दाना पानी तक तुम्हारा उठ जाएगा, कहां जाओगे। तो जो अब ये काम करता कौन था कि ये लगान देने का काम कौन कर रहा है? ये लगान तो वही लोग देंगे ना जिनके पास है थोड़ा बहुत, और जो सरकार के भय से भयभीत हैं। तो अब सरकार के भय से जो भय हुआ करता था, इसकी वजह से चोरी छुपे टैक्स देते थे, उससे ज्यादा भय आंदोलनकर्ताओं का इनके ऊपर हो गया कि बेटा सरकार तो तुमसे तुम्हारा सहयोग नहीं करेगी, वो तो ठीक है अगर कर नहीं दोगे, अगर वो सहयोग नहीं करेगी तो जी लोगे, क्योंकि अपने लोग हैं यहाँ पर। और अगर अपने लोगों ने ही सहयोग करना बंद कर दिया तो तुम्हारे जितने भी बुलेटीदार हैं, तुम्हारा कपड़ा कौन धोएगा, नाई, धोबी, बढ़ई, मोची, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ये पंचायतों से घोषित कर दिया जाता था, और बगैर इनके नहीं जिया जा सकता, आप पैसा लेकर के खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो भी इस आंदोलन में शामिल होने शुरू हो गए। ये भी एक तरीका था आंदोलन को बढ़ावा देने का। तो ये है फायदा। इसके अलावा कांग्रेस पहले से ही काली पराज के लिए काम कर चुकी थी, मैंने आपको बताया। तो जो सामान्य के अन्य मुख्य धारा से जो लोग संपर्क में नहीं थे वो भी अब संपर्क में आ चुके थे कांग्रेस के इस कार्य व्यवहार की वजह से, तो उसका यहाँ पर फायदा मिलता है। और सरदार पटेल ऐसा नहीं है, अब देखिए इन सब में आप देख रहे हो कि यार ये तो एक अब उनका क्या हो रहा होगा, जो संविधानवादी थे, जो नरमपंथी हुआ करते थे, संवैधानिक तरीका तो उनका विफल हो गया था। तो इन्होंने, वो ऐसा नहीं कि प्रबुद्ध लोग नहीं है, तो ये जो है उनसे भी राय लिया करते थे किसानों के मामले में। तो उनसे राय लेने की वजह से उनको लगता था कि यार ये व्यक्ति, जबकि देखिए इनकी राय ये नहीं थी कि पूरी तरीके से लगान मत दो, और पटेल जो है वो यही कर रहे थे कि लगान देना ही नहीं है। तो इसका मतलब इनके और इनके विचार अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सरदार पटेल इनसे मिलने जाते थे, इनसे राय लेते थे, पूछते थे। तो इन्हें भी महसूस होता था कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमसे, ठीक है वैचारिक मतभेद होंगे एक अलग बात है, लेकिन वो भी इनका साथ देते थे, मतलब मानसिक रूप से इनके साथ रहते थे।
और उनमें से कई सारे लोगों का तो हृदय परिवर्तन भी हो गया था। नरमपंथियों में से कई सारे लोगों का, संविधानवादियों में से कई सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ कि एक तो सरदार पटेल ऐसा सरदार है जो सबको साथ लेकर के चल रहा है, दूसरा इन्हें धोखा भी तो मिला था सरकार से। इन्हें महसूस हुआ ये बात कि हमने जिस संवैधानिक मार्ग को अपनाया उसको ब्रिटिशर्स ने समाप्त कर दिया, उसका कोई यूज नहीं हुआ। तो ये चीज यहां पर हमको और समझ में आती है। कांग्रेस का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कार्यकर्ताओं से भी जो है संपर्क रहा, तो उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये जो काम हुआ है, ये जो लगान वगैरह जो चीजें हैं, क्या इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट प्रोसीजर को ब्रिटिश सरकार ने अपनाया है? एंड आई श्योर कि नहीं अपनाया है। ये मनचले तरीके से, मनमानी तरीके से यहाँ पर ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके की जो पद्धति है इसकी जांच करें। तो इसकी जांच करने के लिए इनसे रिक्वेस्ट किया गया, इन्होंने जांच करी तमाम सारी चीजें। इसके अलावा कुछ और लोग भी शामिल हो चुके हैं, जैसे जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कुछ भारतीय सदस्य भी उसके परिषद में हुआ करते थे। भारतीय सदस्यों का भी मोह भंग हुआ है। भारतीय सदस्य जो हैं अब उस कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे रहे हैं, उसको छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। यानी सीधे वायसराय की तरफ जो है अब ये इशारा बढ़ना शुरू हो चुका है, तेजी की तरफ से। और जब इस तरीके का मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, जनमत बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगा, लोगों ने संरचनात्मक कार्य करने शुरू कर दिए, सामाजिक जागरूकता आनी शुरू हो गई। सरकार का हर पहलू पर और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जब विरोध होना तय हुआ और ये होने लगा, तो सरकार के पास ऐसा कोई तत्कालीन कानून भी नहीं है और कोई ऐसी यहां पर घटना भी नहीं घटित हो रही है। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सारे काम चल रहे हैं। तो सरकार को समझ में आया कि गड़बड़ होने वाला है, अब अगर हमने बात नहीं मानी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन है और जो बंबई का गवर्नर है लॉर्ड विल्सन, इरविन ने विल्सन से मुलाकात करी और विल्सन से मुलाकात करके मतलब विल्सन पर दबाव डाला कि देख लो यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या होना है, खास तौर से राजस्व को लेकर के, ये तो वहां का गवर्नर तय करेगा, लेकिन गवर्नर से ऊपर जो है वो वायसराय है ना। 1921 में तो वायसराय यहां पर उससे ऊपर है। तो वायसराय ने सलाह दिया कि भैया इसको सुधार लो, जो हो सकता है मिडवे उसको निकालो। और एक और दबाव ये था कि ये मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी पहुंच चुका था और वहां की पार्लियामेंट में भी इस तरीके की चीजों के ऊपर चर्चे होने शुरू करे गए थे। तो जनमत सरकार विरोधी हो रहा है। लगान पुनर्निर्धारण नहीं होगा तो आंदोलन की धमकी दी जा रही है और ये तब तक चलेगा जब तक लगान का पुनर्निर्धारण नहीं हो जाएगा। बंबई में तमाम प्रकार के कपड़ा मिल के जो मजदूर हैं वो हड़ताल पे चले गए और यहां तक डर व्याप्त हो गया ब्रिटिशर्स को कि कहीं ऐसा ना हो कि सरदार पटेल और दूसरे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं ये मिल करके कहीं रेल हड़ताल ना कर दें। क्योंकि यदि अगर रेल हड़ताल हो गई तो रेल हड़ताल हो जाने की वजह से फिर वहां पर किसी भी प्रकार से जो सैन्य सहायता है और जो रसद से संबंधित जो सहायता है वो नहीं पहुंच पाएगी और बगैर इन दोनों के सरकार कोई भी कदम उठा नहीं पाएगी। और ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही रेल सत्याग्रह भी होने वाला है, रेल आंदोलन भी होने वाला है। इसी बीच पंजाब के सहयोग की भी खबर आ गई कि पंजाब से एक बड़ा जत्था पैदल बारदोली की तरफ चल रहा है। और इतना ही नहीं, गांधी जो बैकडोर से शामिल थे अभी तक, बैकएंड से शामिल थे अभी तक, वो फ्रंट एंड में आना शुरू हो जाते हैं। वो भी बारदोली इस संदेश से पहुंच जाते हैं क्योंकि आंदोलन अब तीव्र हो चुका है। आंदोलन तीव्र हो चुका है, ऐसे में सरकार का जो सबसे पहला कदम होगा वो होगा सरदार पटेल की गिरफ्तारी। तो गांधी जी यही आकर के कहते हैं कि मेरा मतलब वो यहां पर इसी सोच के साथ पहुंच रहे हैं कि यदि अगर सरदार पटेल गिरफ्तार हुए तो उस आंदोलन को जिस गति से उन्होंने चलाया उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य तब मैं करूंगा। इसी उद्देश्य से गांधी जी भी बारदोली पहुंच गए। करो बेटा गिरफ्तार, क्या करोगे। तो इस तरीके से अब सरकार के पास में, सरकार ने ये मतलब बेहद बिना सर पैर वाली बात करी थी।
तो अब सरकार समझ नहीं पा रही कि कैसे क्या करें, कैसे, मतलब अब उस समझ में उसके ऊपर दबाव भी आ गया, उसे वापस भी लेना है, लेकिन इज्जत भी तो बीच में है, ऐसे कैसे वापस ले लें। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो बाद में आपको एहसास कराते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आप अपनी ऊंची नाक की वजह से उसे फिर भी फोर्सफुली सत्य साबित करने पर लगे रहते हैं। तो सरकार ने सारे काम किए थे, लेकिन अब सरकार को ये महसूस हो गया था कि अब और सच को झूठ, अब झूठ को सच में नहीं बदला जा सकता। मुंह छुपाने की जगह नहीं है, लेकिन मुंह छुपाने की का एक छोटा सा मौका इस तरीके से मिल जाता है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने लिखित पत्र लिखा हुआ था कि सब करिए, हम जो है आपकी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। तो शर्तें क्या होंगी, ये शर्तें तय नहीं थी, तो सरकार ने कहा ठीक है, हम कम करने के लिए तैयार हैं, तो हमारी शर्तों पे तुम लोग कम करोगे, ओके। पर शर्तें कोई और उन्होंने रखी नहीं फिर, तो यही कहते हुए ही कि चलो ठीक है, तुम लोग हमारी शर्त पे चीज़ों पे खरे उतरने के लिए तैयार हो, इसलिए हम भी तुम्हारी बात मान रहे हैं और जो लगाना है वो कम कर रहे हैं। तो कम करने के लिए फिर से जांच आयोग का गठन किया गया और जांच आयोग ने रिपोर्ट दी। जांच आयोग का गठन करने के लिए सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को लगा दिया। मैक्सवेल जो है वो राजस्व विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, ब्रूमफील्ड भी उसी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं। तो ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल दोनों ने जांच करी है, जांच ने रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट ने यह तय किया है कि जो लगान लगाया गया है, जो पहले 30% था, जिसे रिड्यूस करके 21.97 किया गया था, अब ये दोनों ही चीजें गलत थीं, इसे नहीं किया जाना चाहिए था और थोड़ा सा ही रखा लगान और वो हुआ 0.603%, यानी 6.03% जो है इस पर जो है लगान लगाना तय हुआ। तो ये ऑलमोस्ट इट वाज अ मिनिमम वी कैन से कि जो इंक्रीमेंट था, जो सरकार का शायद हक बनता रहा होगा, जिसको स्वीकार किया गया। और इस चीज को देखते हुए न्यूज स्टेटमेंट्स ने एक खबर छापी। न्यूज स्टेटमेंट्स सब खबर छापता है, कहता है कि जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। दूरगामी परिणाम क्या होंगे? सरकार के खिलाफ लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और जहां कहीं भी इस तरीके के आंदोलन चलेंगे सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ये चीज इस न्यू स्टेट्समैन ने छापा है। ये सब और क्या छाप सकते हैं, इन्हें भारत की सफलता कभी अच्छी थोड़ी लगेगी। तो बहरहाल आंदोलन जो है वो सफल हुआ, आंदोलन सुगम रहा, आंदोलन पूर्णतः सफल रहा, आंदोलन में रक्तपात भी नहीं हुआ, एक कुशल नेतृत्वकर्ता मिला, जबरदस्त नेतृत्वकर्ता मिला और जबरदस्त तरीके से समाज उत्थान भी हमको यहां पर देखने को मिला। गांधी जी ने इसे पूर्णतः सपोर्ट किया है। उन्होंने कुछ कहा है इसके बारे में, जरा सुनिए क्या कहा है। बारदोली संघर्ष चाहे कुछ भी हो, वह राजस्व की स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह की हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हमें स्वराज की मंजिल तक पहुंचने में शायद ये संघर्ष सीधे स्वराज से के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो देखिए, गांधी जी का जो आंदोलन है वो है राष्ट्रीय। आप बात समझ रहे हैं, उनका आंदोलन क्या है? राष्ट्रीय। और ये जो आंदोलन है ये राष्ट्रीय नहीं है, क्योंकि ये बारदोली के लिए है, ये राष्ट्रीय नहीं है। डेफिनेटली इसे स्वराज के लिए नहीं कहा जा सकता है कि किया गया आंदोलन है, ये स्वराज के लिए किया गया आंदोलन नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि असहयोग पूरी तरीके से इसमें अपनाया गया है और दूसरी जगह के लोग भी इसमें, अगर ये और ज्यादा दिन चलता तो यही व्यापक होकर के राष्ट्रीय हो जाता। गांधी जी प्रेजेंट हो ही गए थे उसमें, पंजाब से जत्था आना शुरू हो चुका था। तो आप सोचिए, दिल्ली में बैठा गवर्नर जो है वो भयभीत हो रहा है, ब्रिटेन तक आवाज पहुंच गई। तो क्षेत्रीय चीज राष्ट्रीय आंदोलन की हद का क्रॉस जो मतलब के हद तक पहुंच रही है। तो यही कह रहे हैं कि लेकिन इस तरह की हर कोशिश हमें स्वराज के करीब ले जाती है। बहुत अच्छा आंदोलन है ये, और वो कह रहे हैं कि हमें स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में शायद ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हम जो डायरेक्ट स्वराज की मांग कर रहे हैं, तो उस मांग को तो हमने पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ये मांग हमारी जरूर पूरी हो रही है। तो आई होप कि ये गांधी जी का जो स्टेटमेंट है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत बेहतर तरीके का स्टेटमेंट है, इसको गंभीरता से समझा जा सकता है और इससे जो आपका बारदोली सत्याग्रह है उसकी क्या महत्वता है, गांधी जी के नज़रों में उसकी क्या महत्वता है, ये सीधे तौर पर समझा सकता है।
तो चलिए, यही था हमारा सत्याग्रह जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। जाते जाते मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस के लिए अपने आप को 2025 के लिए जोड़ना चाहते हैं, तो समय अब निकलता जा रहा है, जल्दी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। बैच नया शुरू हो रहा है 19 अगस्त से और सुबह 8 बजे ये बैच शुरू हो रहा है। विरद लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इस बैच के फीचर्स में सबसे शानदार फीचर, डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बुक्स आपको मिलेंगी, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, डेली आंसर राइटिंग मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रीलिम्स क्वालिफाई आप कर लेंगे तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, ठीक है, फुल फी जो है आपकी ये भी रिफंड हो जाएगी। और इसके अलावा आपको दिया जाएगा सिलेक्शन बॉक्स, ठीक है। तो ये सिलेक्शन बॉक्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा जिसमें 18 किताबों का सेट होगा और इसके अलावा आपकी जो पढ़ाई से रिलेटेड जो एसेसरीज हैं वो सब दी जाएंगी। पर देखो यार, निकलता जा रहा है समय हाथ से, अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप कर रहे हो, तैयारी करना ही चाहते हो, आपने मन बना लिया है, सटीक तरीके से मन बना लिया है, तो फिर करना कुछ नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, लिंक पे क्लिक करो, विरद लाइव कोड लगाओ और सीधे यार मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी से मिलेगा, आप जल्दी से वहाँ पर जुड़ जाओ। बाकी अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग से आप 18 किताबों का सेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप ये हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, किसी भी रूप में पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।